वेलकम अगेन। आज हम 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड का 5th लेक्चर देखने जा रहे हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा पहले उसके बारे में आपको बता दें। हम पढ़ रहे थे कूलॉम्स लॉ। लास्ट वीडियो में हमने कूलॉम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स करे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ा था जहां फैक्टर इन्वॉल्व हो रही थी। हमको जरूरत पड़ी थी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन की, तो हमने आपको डिटेल में समझाया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके डिफरेंट केसेस और फिर उन पे अप्लाई किया था न्यूमेरिकल्स। तो वेक्टर्स की फिजिक्स में अच्छी खासी जरूरत पड़ती है, तो स्पेशली ये दो कांसेप्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। एक और इंपॉर्टेंट कांसेप्ट रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके बारे में अभी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कैसे करते हैं टू डायमेंशंस में, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक्चुअली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है एक वेक्टर को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करना, और जिन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं उससे हम बोलते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स। क्लियर है कि नहीं? अब रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन पर्टिकुलरली का वर्ड हमने यूज कर दिया, मतलब जो कंपोनेंट्स हम लेंगे वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर टू डायमेंशन लेना है तो दो कंपोनेंट्स होंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस, और अगर थ्री डायमेंशन लेंगे तो तीसरा कंपोनेंट हो जाएगा अलोंग जेड एक्सिस। एज यू नो वेरी वेल कि तीनों एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमको ज्यादातर डील करना होता है रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशंस में, तो उसके बारे में जल्दी से मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है OA वेक्टर। OA वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर। ये OA वेक्टर है, OA वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है OA वेक्टर का वो है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि A। क्लियर है? ये जो वेक्टर है OA वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, सपोज इसको हमें रिजॉल्व करना है दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करना है दो, तो हम जानते हैं कि दो एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इसके ओरिजिन O से हम एक तो OX एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और एक इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर दिया OY। ये आप देख सकते हैं, और मान लिया ये वेक्टर OA वेक्टर है, जैसे इंक्लाइंड एंगल थीटा इज एक्स एक्सिस, दिस एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब हमको अगर इसके कंपोनेंट्स करने हैं, मतलब हम क्या करेंगे कि A वेक्टर के जो OA वेक्टर का हेड है A, इससे हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, दूसरा परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस। Therefore this is AM and this is AM। तो अब आप देख सकते हैं वेक्टर था एक वेक्टर A वेक्टर जो x एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड था, और उसके जो दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गए अलोंग x एक्सिस जो कंपोनेंट है OM, इसको हम कहेंगे x कंपोनेंट A वेक्टर का यानी AX वेक्टर, और इसको कहेंगे हम y कंपोनेंट यानी AY वेक्टर। तो OM जो है वो AY, OM जो है वो AX। तो OM इक्वल टू AX एंड OM इक्वल टू AY, ये कंपोनेंट्स हो गए। OM वेक्टर बोलेंगे तो AX वेक्टर हो जाएगा, OM वेक्टर बोलेंगे तो AY वेक्टर। अब चूंकि ये जो AX वेक्टर और AY वेक्टर है ये क्या है, ये कंपोनेंट्स है। किसके कंपोनेंट्स है? A वेक्टर के। तो जैसे अगर मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, दो पार्ट्स हो गए, और वापस उनको जोड़ दूं तो वही मार्कर बन जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर A वेक्टर के हमने दो पार्ट्स किए, एक पार्ट हमने किया OA वेक्टर का क्या ये OM, और दूसरा AX वेक्टर और AY, दोनों अगर इसके कंपोनेंट्स हैं तो निश्चित रूप से A वेक्टर कैसे प्राप्त होगा, अगर दोनों कंपोनेंट्स को वापस जोड़ देंगे, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। ये लिखने का तरीका है। अभी हम जानते हैं कि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है i कैप और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है j कैप। तो ax वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं ax वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड तो ax है, और उसको डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है i कैप, और इसी तरह से ay वेक्टर मैग्नीट्यूड है ay, और डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई किया, y एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है j कैप, यानी ax वेक्टर इक्वल टू हो गया ax i कैप
और ए वाई वेक्टर इक्वल टू ए वाई जे कैप। तो इस तरह से अगर हम इक्वेशन 1 को लिखें तो लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ए वाई जे। यानी टू डायमेंशन जब हम किसी वेक्टर को लिखते हैं तो इस फॉर्म में लिखते हैं जनरली। तो i कैप का जो कोएफिशिएंट होता है वो उसका x कंपोनेंट होता है और j कैप का जो कोएफिशिएंट होता है वो उसका y कंपोनेंट होता है। अगर हम इनकी वैल्यूज निकालना चाहें ax और ay की, तो ये भी याद रखिएगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा था कि अगर थीटा एंगल बनना है किसके साथ, x एक्सिस के साथ, तो a वेक्टर का x कंपोनेंट यानी ax ये इक्वल टू होता है a cos थीटा। मैं डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, याद रखिएगा। तो ax इक्वल टू क्या होता है a cos थीटा एंड y कंपोनेंट ay इक्वल टू होता है a sin थीटा। अब इससे यहां पर्टिकुलर इस केस में ऐसा हुआ है कि ax हो गया a cos थीटा, ay हो गया a y sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है ना। अगर ये b वेक्टर के होते तो होते b cos थीटा b sin थीटा। तो यहां देख के कई बार बच्चे एक रॉन्ग कांसेप्ट दिमाग में बैठा लेते हैं कि मतलब x कंपोनेंट हमेशा cos थीटा होगा, y कंपोनेंट हमेशा sin थीटा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है। याद रखिएगा यहां पर थीटा एंगल बनना है x के साथ, ये x कंपोनेंट है a cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट y कंपोनेंट हो गया a sin थीटा। बट इन केस ये एंगल थीटा x एक्सिस की बजाय y एक्सिस के साथ बनता, फिर y कंपोनेंट होता है a cos थीटा और x कंपोनेंट होता है a sin थीटा। मतलब ध्यान ये रखना है हमको कि जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनेगा वो कंपोनेंट होगा cos थीटा, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा sin थीटा। इस नॉलेज की बहुत जरूरत पड़ती रहती है। ये कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने का तरीका हो गया। और अगर आपको a वेक्टर की एक्चुअल वैल्यू पता करनी है, मोड ऑफ a वेक्टर यानी कि a या मोड ऑफ a वेक्टर, तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ये इसका राइट रूट आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये बातें ध्यान रखिएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की काफी जरूरत पड़ती है हमको। आज हम भी एक न्यूमेरिकल ऐसा लेने जा रहे हैं जिसमें कूलम्ब्स लॉ भी इन्वॉल्व हो और साथ साथ उसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लग जाए और आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी यूज हो जाए। तो एक ऐसा क्वेश्चन लेने आ रहे हैं जिसमें इन सभी कांसेप्ट्स का यूज होगा। देखिए बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये आज का पहला क्वेश्चन, इसमें हम आपका कूलम्ब्स लॉ भी यूज करने वाले हैं। इसके अंदर आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी आ जाएगा, साथ साथ यहाँ पे जो भी कांसेप्ट बताया आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर उसका भी यूज होने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टफ है, लेवल थोड़ा सा इसका पहले की तुलना में ज्यादा है, तो अच्छे से कंसंट्रेट होकर आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन की डिटेल लेते हैं। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर थ्री चार्जेस कौन कौन से हैं आपके, -q1 +q2 एंड -q3। ये तीन चार्जेस आपके लिए क्वेश्चन में कहा है कि आप प्लेस एज शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, तो इस फिगर में आपको तीन चार्जेस कौन कौन से दिख रहे हैं, ये है -q1, ये है +q2 और ये है -q3। ये तीनों चार्जेस इस तरह से फिगर में आपको दिखा हुआ है, रखे हुए हैं। क्वेश्चन में डिमांड क्या है आपकी, वो आपसे चाह रहे हैं कि आप फाइंड कीजिए क्या, द x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन -q1, और वो भी इक्वल टू नहीं, इस प्रोपोर्शनल। तो क्या भाई -q1 मेन टारगेट हमारा है, -q1 पे अपने को नेट फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है। तो -q1 पे नेट फोर्स जो है वो किन किन के कारण लगेगा, तो भाई -q1 पे फोर्स लगाएगा एक तो +q2 चार्ज, दूसरा लगाएगा -q3 चार्ज। इन दोनों फोर्सेस को पहले तो अपन अलग-अलग निकालेंगे और फिर उनके x कंपोनेंट लॉन्ग x एक्सिस उनके कंपोनेंट देखेंगे क्या है, और सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट को ही अपन ऐड करेंगे क्योंकि अपने को चाहिए केवल x कंपोनेंट, ठीक है ना। -q1 पे लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट और किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन पे जाएंगे। सबसे पहले आपने देखा कि टारगेट हमारा कौन है, चार्ज -q1, इस पे निकालना है और इस पे लगने वाला जो फोर्स है उसका x कंपोनेंट हमको देखना है किसके प्रोपोर्शनल होगा इन चारों में से। तो पहले टारगेट हमारा कौन है, -q1। अब -q1 पे फोर्स लगाएगा कौन, तो +q2 लगाएगा, इस फोर्स को हम क्या लेंगे F2, और एक -q3 लगाएगा, उस फोर्स को बोलेंगे हम F3, ठीक है ना। q2 के कारण F2, q3 के कारण F3, दो फोर्स हो जाएंगे F2 F3।
दोनों के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी निकालेंगे और फिर दोनों के क्या करेंगे हम, कौन से कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट अपन लेंगे। जो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा उसको तो कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो एक्स एक्सिस के अलाउंग नहीं होगा, कुछ एंगल पे होगा, उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे और फिर एक्स कंपोनेंट से मतलब होगा, बाकी किसी से नहीं। आगे सिर्फ वेक्टर सम लगाएंगे, फिर प्रिंसिपल सुपरपोजिशन, सेम डायरेक्शन में तो ऐड, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले माइनस q1 चार्ज पे हम फोर्स निकालेंगे टू प्लस q, फोर्स ऑन माइनस q1 चार्ज ड्यू टू, पहले निकालेंगे प्लस q और लेट दिस फोर्स इज F2 नाम मिलेगा, Q2 के कारण तो F2 कह दिया। अब कूलम्ब्स लॉ का यूज करेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, V is equal to K Q1 Q2 upon R square, K Q1 Q1 ये है ऑलरेडी, हालांकि है माइनस Q1, लेकिन आपको बता चुका हूं मैं कि चार्ज का केवल क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो हम Q1 लेंगे, Q2 और Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, कितना डिस्टेंस, ये है b, डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2 इज b। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया F2। अब हालांकि ऑप्शंस में कहीं k नहीं है, उसकी वजह है कि इक्वल टू का भी नहीं, प्रोपोर्शनल टू का इक्वल टू कांस्टेंट हट जाएगा, साइन प्रोपोर्शनल निकाल जाएगा, यानी ये भी कह सकते हैं कि F2 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन b स्क्वायर। क्लियर है कि ये F2 आया। फिर आपसे बात कर रहे हैं भाई Q1 पे नेट फोर्स चाहिए, तो एक तो फोर्स लगाया Q2 ने, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो आ गया, इसकी डायरेक्शन पर भी विचार करेंगे हम। तो निकालना किस पे, माइनस Q1 पे, लगा कौन है, प्लस Q2, और प्लस Q2 माइनस Q1 का कैसा है, सिमिलर या अपोजिट। तो माइनस Q1 नेगेटिव चार्ज है, प्लस Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मतलब अपनी ओर खींचेगा। तो डायरेक्शन होगी जो फोर्स की वो इस तरफ को होगी, ये डायरेक्शन होगी किसकी, F2 की। तो डायरेक्शन ऑफ F2 विल बी, ये क्या है, अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डायरेक्शन भी अपन मेंशन कर देंगे, तो यहाँ पे दिखा दिया अपन ने F2 की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जब एक से ज्यादा फोर्स हो तो अपने को जब सम करना पड़ेगा, तो याद रखना इस बात का कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी सम सीधे स्केलर सम नहीं होगा, किसी से जोड़ देंगे, आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग अपन वेक्टर सम, मतलब सम करेंगे हम वेक्टर्स। तो वेक्टर सम के डायरेक्शन जो पहला एक फोर्स निकाल लिया अपन ने, माइनस Q1 पे प्लस Q2 जो फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F2 K Q1 Q2 अपॉन b स्क्वायर, डिस्टेंस b का, और डायरेक्शन किसके अराउंड होगी, अराउंड पॉजिटिव एक्सिस, बिकॉज़ प्लस Q2 माइनस Q1 को क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पर अट्रैक्ट करेगा, तो अपनी ओर खींचेगा, ये डायरेक्शन। क्लियर है? अब हम माइनस Q3 चार्ज के कारण फोर्स निकालेंगे माइनस Q1 पे, तो फोर्स ऑन निकालना माइनस Q1 पे ही है, क्वेश्चन में साफ साफ कहा था, फोर्स ऑन माइनस Q1 पे निकालना है फोर्स। माइनस Q1 पे दो चार्ज के कारण फोर्स लगेगा, प्लस Q2 के कारण, माइनस Q3 के कारण। तो प्लस Q2 के कारण निकाल चुके हैं, अब माइनस Q3 के कारण निकाल रहे हैं। तो माइनस Q3 के कारण जब फोर्स निकालेंगे तो देखिए फोर्स ऑन माइनस Q1 चार्ज ड्यू टू माइनस Q3। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखिए, इस फोर्स को हम Q3 के कारण F3 कर देते हैं, ये F3 आएगा, and according to Coulomb's law फोर्स का फॉर्मूला वही F equal to K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ Q1 की जगह कौन है, Q1 तो Q1 ही ले लेते हैं, भले ही माइनस में है लेकिन उसको अपन मैग्नीट्यूड लेते हैं तो Q1, और दूसरा चार्ज Q3 है, हाँ हालांकि वो भी माइनस है, लेकिन क्या लेते हैं केवल मैग्नीट्यूड, तो Q1 Q3 हो गया, and होल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, Q1 Q3 के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है a, तो अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर। ये फोर्स आ गया कौन सा, ये फोर्स आ गया ऑन माइनस Q1 ड्यू टू माइनस Q3। तो माइनस Q1 चार्ज है जिस पे अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, उसका x कंपोनेंट, और उसके लिए अपन पहले देखेंगे माइनस Q1 के अलावा और कौन कौन से चार्जेस जिस पे फोर्स लगाएंगे। तो दो चार्जेस हैं, प्लस Q2 और एक माइनस Q3, इन दोनों इस पे फोर्स लगाया, जो Q2 ने लगाया फोर्स उसको अपन F2 कह दिया, जो माइनस Q3 ने लगाया उसको F3 कह दिया। इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया है, F3 का मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन की बात करनी है। तो डायरेक्शन क्या होगी F3 की,
तो यहाँ पे आप गौर से देखिए ये -q3 है, ये -q1 है। -q3 -q1 दोनों कैसे हो गए? नेगेटिव नेगेटिव दोनों सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को? रिपेल। ये -q3 -q1 को रिपेल करेगा तो इसी लाइन के अलोंग, रिपेल करेगा मतलब दूर भगाएगा इसी लाइन के अलोंग लाइक दिस। ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी? f3। और अगर यहाँ पे y एक्सिस थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें तो आप देख रहे हैं कि इस y एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है कुछ, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी जो f3 आया उसकी डायरेक्शन के बारे में हम क्या कहेंगे? उसकी डायरेक्शन होगी एट एंगल थीटा। कितने एंगल पे? थीटा एंगल। f3 की डायरेक्शन एट एंगल थीटा विद नेगेटिव एक्स एक्सिस। किसके साथ थीटा एंगल? नेगेटिव एक्सिस के साथ। तो हम कहेंगे एट एंगल थीटा with negative x-axis. Negative y-axis. Negative y-axis. तो इस तरह से दो फोर्स लग रहे हैं -q1 चार्ज पे। दोनों ही फोर्स की अपन ने मैग्नीट्यूड भी निकाल ली, डायरेक्टिव भी निकाल ली। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दोनों फोर्स की डायरेक्टिव निकाली है। f2 की डायरेक्शन ये है along पॉजिटिव x एक्सिस, f3 की डायरेक्शन ये जा रही थी। क्यों? अरे ये डायरेक्शन इतना फिर सुन लीजिए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। रिपेल करेगा यानी दूर भगाएगा। ये डायरेक्शन आ रही है इस लाइन के अलोंग और इसका ये एंगल क्या होगा? ये एंगल थीटा, ये भी थीटा होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल किसके साथ है? ये नेगेटिव y एक्सिस के साथ। तो बता दिया एट एंगल थीटा विद नेगेटिव y एक्सिस। एनी डाउट? तो अलग-अलग हमने दो फोर्स निकाल लिए -q1 पे। अगर सिर्फ नेट फोर्स का होता दोनों को अपन ऐड करने की कोशिश करते, वेक्टर सम करते, लेकिन उन्होंने फोर्स का क्या है? x कंपोनेंट। क्या निकालना है? x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -q1। फोर्स ऑन -q1 निकाल लिया, अब फोर्स ऑन -q1 का x कंपोनेंट। तो भैया f2 की बात करी तो ये तो है अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, तो इसका तो x कंपोनेंट ये हो जाएगा f2। लेकिन जो f3 है ये तो अलोंग x एक्सिस नहीं है ना, ये तो एक्सिस का कुछ एंगल बन रहा है, तो इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा अलोंग x एक्सिस। तो यहां पर f2 जो है उसको f3 जो है f3 को हम रिजॉल्व करेंगे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। क्यों जरूरत पड़ रही है रिजॉल्व करने की? बिकॉज़ आपको कंपोनेंट चाहिए, पूरा फोर्स नहीं चाहिए, आपको x कंपोनेंट चाहिए। तो फिर हम यहां दो कंपोनेंट करेंगे f3 के, f3 का x एक्सिस अलोंग कंपोनेंट ये होगा और y एक्सिस अलोंग कंपोनेंट बन जाएगा। अब थीटा एंगल किसका बन रहा है? f3 का y एक्सिस के साथ। मैंने बताया था कि जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कंपोनेंट होता है cos थीटा। यानी ये वाला कंपोनेंट जो होगा f3 का, ये होगा f3 cos थीटा। लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है? y कंपोनेंट। इससे अपने को कोई मतलब नहीं है बिकॉज़ क्वेश्चन में डिमांड है x कंपोनेंट की। और x एक्सिस अलोंग कंपोनेंट क्या होगा? ये cos थीटा, तो ये sin थीटा हो जाएगा। f3 का है तो होगा f3 sin थीटा। f3 sin थीटा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर f2 और f3 sin थीटा ये दोनों ही अलोंग x एक्सिस हैं, तो -q1 चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस पे x कंपोनेंट इन दोनों का वेक्टर सम होगा। समझ आ गया नहीं? -q1 चार्ज पे लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था, उसका x कंपोनेंट क्या होगा? वेक्टर सम। किसका? f2 और f3 sin थीटा का। और आप देख रहे हैं f2 और f3 sin थीटा दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? एट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का डायरेक्शन सेम होती है पैरेलल टू ईच अदर, तो उनके मैग्नीट्यूड्स का सम हो जाता है। Therefore, x component of force on -q1 will be, तो ये x कह देते हैं इसको हम, x कंपोनेंट ऑफ x। तो ये इन दोनों का क्या होगा? सम होगा। ऐड कर देंगे सीधे, तो डायरेक्शन सेम है। किस का? f2 प्लस f3 का sin थीटा, f3 sin थीटा, तो f2 plus f3 sin थीटा। And doubt? Now, what is f2? f2 is k q1 q2 upon b square and plus f3 की जगह k q1 q3 upon a square and f3 के साथ sin थीटा दिए तो sin थीटा। अन्य प्रॉब्लम ये आ रहा है x कंपोनेंट ऑफ फोर्स और -q1, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाले। ये दोनों में कॉमन आ रहा है, q1 भी दोनों में कॉमन आ रहा है। k q1 निकाला हमने कॉमन, तो k q1 कॉमन निकाल के क्या बचा?
अंदर बचा, यहां से बचा Q2 अपॉन V स्क्वायर। देखिए आप K Q1 समझ में आ रहा है, K Q1 इसमें भी, K Q1 इसमें भी, यहाँ K Q1 कॉमन निकाला तो बचेगा Q2 अपॉन V स्क्वायर प्लस, और यहाँ K Q1 निकल गया तो क्या बचेगा Q3 अपॉन A स्क्वायर sin थीटा, Q3 अपॉन A स्क्वायर। ये आ गया S कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q1 इज इक्वल टू इतना है, लेकिन आपको इक्वल टू के बजाय क्या पूछा है, इस प्रोपोर्शनल टू। जो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं उनको आप ताकि इक्वल टू के साइन किसका आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का, यानी कि x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, Q2 अपॉन V स्क्वायर प्लस Q3 अपॉन A स्क्वायर sin थीटा। और ये कौन सा ऑप्शन है, अब आप ऑप्शन देखते हैं Q2 upon V square plus Q3 upon A square sin theta, this is option C। क्लियर है? अगर मान लो ये दोनों कंपोनेंट सेम डायरेक्शन होके अपोजिट डायरेक्शन में होते, अपोजिट डायरेक्शन तो प्लस की बजाय यहां पे क्या होता माइनस, तो फिर सही ऑप्शन ये हो जाता Q2 upon V square minus Q3 upon A square sin theta। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि अपन ने यहां पर कूलॉम्स लॉ भी अप्लाई किया दो बार, मैग्नीट्यूड भी निकाला, डायरेक्शन भी निकाली, तो ठीक है भाई, समझ में आया। इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने कूलॉम्स लॉ भी यूज कर लिया, आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का भी यूज कर लिया, और इसके अलावा आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यूज कर लिया। तीनों कांसेप्ट का अपना यहां पर यूज हो गया इस एक न्यूमेरिकल से। अब हम एक और कांसेप्ट के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं। काफी क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के ऊपर आते हैं, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस के ऊपर। तो देखिए अब अपन एक और क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो इक्विलिब्रियम अभी मैंने बताया इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, उसके ऊपर है ये क्वेश्चन। तो लेट्स टेक अ लुक। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस क्या है, प्लस 9e एंड प्लस e आर 16 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस हैं प्लस 9e प्लस e, एक दूसरे 16 सेंटीमीटर अवे रखे हुए हैं, यानी Q1 Q2 R आपको दिया हुआ है। इसका एक फिगर बना लेते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अपन। फिगर ड्रॉ किया, दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्ज है प्लस 9e और दूसरा है प्लस e, और इनके बीच का डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। ओके, आपसे ये पूछा जा रहा है where should another charge small q, एक तीसरा चार्ज और इनके बीच लाना है अपने को, replace between them, इनके बीच में कहीं रखना है तीसरा चार्ज स्मॉल q को, ऐसे रखना है so that the system remains in equilibrium। समझ में आ गया नहीं? तो सिस्टम इक्विलिब्रियम कब रहेगा, जब नेट फोर्स क्या हो, 0। तो इसलिए हमने एक चार्ज यहां लिया सपोज q, इस चार्ज की बात करें, चार्ज q ये रखा है, कहां रखना है, इक्विलिब्रियम में रहे, बैलेंस रहे, तो उसके लिए मान लिया कि वो डिस्टेंस अपन ने प्लस 9 चार्ज से कितना लिया है, x, और ये x का में होगा सेंटीमीटर में। क्लियर है कि नहीं? आंसर भी सेंटीमीटर में आ गया, तो फालतू में हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की यहां फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। ओके, और द टोटल डिस्टेंस 16 है, 16 सेंटीमीटर, तो इसमें से x डिस्टेंस ये हो गया q का, तो प्लस ये डिस्टेंस कितना होगा, इट विल बी 16 minus x, and it out। तो तीसरा चार्ज q हमारा है, ये बैलेंस में रहे, इसके लिए क्या जरूरी है भाई, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और ये q भी कोई साइन नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर रिपेल करेगा, प्लस 9 का जो फोर्स है वो मान लिया F1 रिपेल करेगा तो साइड जाएगी डायरेक्शन, प्लस e भी पॉजिटिव वो रिपेल करेगा साइड, डायरेक्शन जाएगी साइड, F2, ये दो फोर्स हो गए F1 और F2, प्लस 9 लगा रहा है q पे और एक प्लस ही लगा रहा है q, ये दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम के लिए क्या होने चाहिए, इक्वल। फॉर इक्विलिब्रियम जब आपसे पूछा जाए क्या रखा जाए तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये लगाते हैं F1 इक्वल्स टू F2, और इक्विलिब्रियम F1 इक्वल टू क्या हो गया, F2। कोई दिक्कत? अब व्हाट इज F1 फोर्स है 9e और q के बीच का, 9 और q की बात कर रहे हैं तो q1 हो जाएगा 9e, q2 हो जाएगा q, और r की जगह इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, x। कूलॉम से फोर्स निकालेंगे 1/4 की प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाएगी, तो सीधे आप लिखेंगे q1 यानी 9e, q2 यानी q, और अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है x स्क्वायर, ये हो गया आपका। क्लियर है? देन f2 निकालेंगे, तो f2 क्या है, अगेन
इन दोनों के बीच का फोर्स है, तो Q1 हो जाएगा Q, Q2 हो जाएगा E, Q into E, तो क्या Q1 Q2 और R स्क्वायर होता है, R मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस कितना होगा 16 minus x, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा तो 16 minus x का स्क्वायर होगा। पता है कहीं पे दिक्कत समझ में आया इतना? नाउ इन दिस केस दोनों साइड जो चीजें कैंसिल हो रही है कैंसिल कर लीजिए, तो E से E कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या बचता है? तो बचता है आपका इधर से ऊपर बचा 9 अपॉन x स्क्वायर और इधर से तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 अपॉन 16 माइनस x का होल स्क्वायर। और ये कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल इजीली रिलैक्स होके, यहां तक कोई दिक्कत? अब आप देख रहे हैं स्क्वायर, यहां भी दिख रहा है स्क्वायर, यहां भी दिख रहा है, कैलकुलेशन को इजी करना है, दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर दिखे तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, दोनों साइड क्यूब क्यूब दिखे क्यूब रूट ले लीजिए। यहां पर हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा x, 3 अपॉन x और राइट हैंड साइड में 1 का तो स्क्वायर रूट बन ही रहेगा और 16 माइनस x का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि 16 माइनस x। एनी प्रॉब्लम? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस x कैसे आया ये अपना स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों साइड का 9 का स्क्वायर रूट 3 x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 1 का तो 1 ही रहेगा स्क्वायर रूट और 16 माइनस x का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया 16 माइनस x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो x का मल्टीप्लाई 1 में होगा x इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस x में, पूरे 16 माइनस x में होगा मल्टीप्लाई ब्रैकेट को यूज कर लेना, देन x इक्वल्स टू जब 3 का मल्टीप्लाई पूरा 16 माइनस x में होगा तो अलग अलग दोनों में करेंगे, पहले 16 का 3 में क्या तो 3 16 3 जा 48 माइनस 3 का x में भी होगा 3x, ये रही ब्रैकेट का यूज इसलिए करना जरूरी है वरना आप केवल 16 में कर दोगे x छोड़ दोगे। ये रहे अब ये माइनस के 3x इधर जाके क्या हो जाएंगे प्लस के 3x, x प्लस 3x, ये x है ये माइनस के 3x जाके प्लस के 3x, x प्लस 3x इक्वल टू 48 और x प्लस 3x will be 4x, तो 4x is equals to 48, 4x equal to 48 तो x equals to क्या 48 में जाके डिवाइड हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 4 और अपन जानते हैं 12 4 जा 48 होते हैं, आप अगर सिंपली भी काटना चाहे तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 ये आ गया 12, तो 12 याद रखना दिस इज इक्वल टू 12 क्या में आएगा सेंटीमीटर, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। एनी डाउट x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। अभी x अपन ने किससे माना था, अपन ने माना था प्लस 9 चार्ज से डिस्टेंस माना था x, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा 12 centimeter from plus 9 inch. Right option will be 12 centimeter from plus 9 inch. बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो क्लियर में कांसेप्ट क्लियर हुआ? अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जिनमें दो चार्जेस ऑलरेडी दे रखे हैं उनके बीच कोई सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है दो चार्जेस 90 और E और उसके बीच सर्टेन डिस्टेंस दे रखा है 16 और आपसे एक थर्ड चार्ज Q के बारे में कह लिया कि इन दोनों के बीच में कहां रखा जाए उसे Q इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसके लिए कांसेप्ट समझ में आ गया क्या करना है। मान लिया किसी एक चार्ज प्लस 9 से डिस्टेंस x है तो प्लस से डिस्टेंस होगा 16 माइनस x। अब इस Q को जब बीच में रखा है तो फोर्स प्लस 9 ही लगाएगा इस पे और प्लस ही लगाएगा, प्लस 9 काउंट फोर्स अगर F1 है प्लस ही काउंट फोर्स F2 होगा, दोनों निकाल करेंगे सिमिलर चार्जेस हैं तो दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट। नेट फोर्स जीरो होने के लिए जरूरी क्या है कि अपोजिट फोर्सेस शुड बी इक्वल, तो इक्वल हो जाना चाहिए F1 इक्वल टू F2, दोनों की वैल्यूज कूलम्ब लॉ से निकाली, F1 कूलम्ब लॉ से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F2 भी दोनों की फिट दिया, दोनों साइड स्क्वायर स्क्वायर रूट ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू x की चाहिए तो x की वैल्यू आई 12 सेंटीमीटर, किससे आई तो हमने माना था किससे प्लस 9 चार्ज से, प्लस 9 चार्ज से प्लस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9 चार्ज। देखिए भाई अभी आपने जो क्वेश्चन किया वो भी इक्विलिब्रियम के ऊपर था, उसमें हमसे पूछा ये गया था दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, एक जो भी किया उस टाइप का क्वेश्चन जिसमें ये पूछा जाए दो चार्जेस
आपको दिए गए हैं, उनके बीच में डिस्टेंस दिया है, तीसरे चार्ज को इनके बीच कहां रखा जाए, where should the third charge be placed so that the system will be in equilibrium। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं आपको बता दिया। इक्विलिब्रियम में दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें कि आपको ये तो बता दिया कि थर्ड चार्ज कहां रखा जाए, इक्विलिब्रियम के लिए थर्ड चार्ज को कहां रखा जाए ये बता दिया जाएगा, लेकिन वो थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट द सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। तो भैया पहले तो एक नोट खाली फुर्सत में आप लोग नोट कर लें, ये एक नोट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए कि फॉर सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी 0। समझ आ गया? नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट नोट है। थ्री चार्जेस के सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए नेट फोर्स ईच चार्ज पे 0 होना चाहिए। ईच चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। अब कैसे करेंगे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। सपोज आपको इसी तरह का तीन चार्जेस का सिस्टम दे रखा है जैसे भी क्वेश्चन में था, और उसमें आपसे एक चार्ज बीच में रखा है उसके बारे में पूछ लिया, नेट फोर्स निकालिए। मान लो ये दो चार्जेस हैं, एक 9e था प्लस 9e था, इधर मान लो क्या है प्लस e है। अब ये तो बता दिया क्योंकि बीच में टोटल डिस्टेंस मान लिया कितना है x है, और मिडिल पॉइंट पर रख दिया, मतलब ये नहीं पूछा है कि कहां रखा जाए, कहां रखा बता दिया, आपको मिडिल में रख दिया, ठीक बीच में रख दिया। अब एक चार्ज रख दिया इनके बीच में, सपोज क्यों, आपको पता है कि मिडिल में रखा है दोनों से डिस्टेंस तो इक्वल होना ही होना है, x/2 तो आपको ये पता नहीं करें कहां रखा जाए। वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में अगर ये हो तीसरा चार्ज तो इसके लिए तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट इट रिमेंस इन इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए इस कांसेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि अगर कोई तीन चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके ईच चार्ज पे नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स क्या होता है? 0। अब इसको करने का तरीका आपको बताऊं, जिसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना उसको नहीं लेंगे, उसके अलावा बाकी के जो दो चार्जेस हैं प्लस 9 और प्लस 3 में से किसी एक को पकड़ेंगे, और नेट फोर्स से मतलब प्लस 9 को पकड़ा तो प्लस 9 पे कौन फोर्स लगाएगा? प्लस 9 पे दो फोर्स लगेंगे, क्यू के कारण प्लस ई के कारण, दोनों फोर्सेस का जो सम होगा वो नेट फोर्स होगा, वो इक्वल टू 0 रखिए, सॉल्व कीजिए, वैल्यू आ जाएगी स्मॉल क्यू की। समझ में आ गया? या प्लस ई पे भी कर सकते हैं, प्लस ई को पकड़ लिया तो इसमें दो फोर्स कौन लगाएंगे? क्यू लगाएगा, प्लस 9 लगाएगा, दोनों फोर्सेस अपने निकाले, उनका सम किया और नेट फोर्स हो गया इक्वल टू उसको 0 रख दिया। याद रखना जिसका मैग्नीट्यूड निकालना है उसको नहीं लेना, उसके अलावा बाकी दो में से कोई भी एक पकड़ लो, और ज्यादा बेटर होता है कि चौथा वाला पकड़ लो, ठीक है ना? प्लस 9 प्लस ई, प्लस 9 बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होगा, प्लस ई चौथा है उसको पकड़ लो, तो प्लस ई चार्ज को नेट फोर्स निकालेंगे वो इक्वल टू 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी स्मॉल क्यू की इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है ना? तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें कि आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा थर्ड चार्ज का फॉर इक्विलिब्रियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन एक आपके लिए हम करवा रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। A charge q is placed at the middle point of the line joining two equal charges plus capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if small q is equal to, और ये ऑप्शंस आपको है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए क्या क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन में आपको जो दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ के समझ के फिगर बनाइए उसका। अब चार स्मॉल q, एक चार स्मॉल q है, इस प्लेट इसको रखा जा रहा है, कहां रखा जा रहा है? एट द मिडिल पॉइंट पे रखा जा रहा है। किसके मिडिल पॉइंट पे रखा जा रहा है? मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन। कौन सी लाइन? लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस प्लस कैपिटल Q। तो प्लस कैपिटल Q दो इक्वल चार्जेस हैं, उनको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, ऐसा फिगर बनाते हैं पहले अपन सॉल्यूशन में। तो टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q अपन लेंगे यहां, एक चार्ज ये है कैपिटल Q, एक चार्ज ये है कैपिटल Q, दोनों टू इक्वल चार्जेस। ये टू इक्वल चार्जेस कैपिटल Q एक दूसरे की कुछ डिस्टेंस पर रखे, वो डिस्टेंस गिवन नहीं है, अपनी तरफ से मान लिया वो डिस्टेंस है x,
और इनके बीच एक चार्ज स्मॉल क्यू को हमें रखना है। कहां रखना है? चार्ज क्यू के बारे में, स्मॉल क्यू के बारे में बताया कि दिस इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन के मिडिल पॉइंट ठीक बीच पे ये रखा है चार्ज स्मॉल क्यू। डिस्टेंस अपन ने क्या माना है? दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस x। अगर मिडिल पॉइंट पर रखा है तो दोनों से डिस्टेंस जो है वो x का हाफ होगा, मतलब x by 2। ये भी x by 2 और ये भी x by 2। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चन की। अब आपको पूछ क्या रहे हैं? if small q is equal to, यानी small q का is equal to मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं small q का। देख रहे हैं small q equal to किसके होगा? मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं मतलब q का। इसके लिए हम कोई कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि नेट फोर्स और ईच चार्ज मस्ट बी जीरो। इतना तो ने कह दिया कि द सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब नेट फोर्स ईच चार्ज पे क्या होगा? जीरो होगा। और जिसकी वैल्यू निकालनी किसकी? स्मॉल q की। तो स्मॉल q को छोड़ के बाकी दो चार्जेस जो हैं, चाहे ये वाला पकड़ लो या ये वाला पकड़ लो, उस पे नेट फोर्स निकालो। अब वैसे मैंने बताया था अगर मैग्नीट्यूड अलग अलग है तो एक बड़ा एक छोटा है तो चौड़ा वाला कर ले लो, लेकिन यहां पर दोनों ही इक्वल है, q कोई भी एक ले सकते हैं अपन। तो वो ये कैपिटल Q को ले लेते हैं। जब अपन इस कैपिटल Q को ले रहे हैं तो उस पे नेट फोर्स, तो उसको कौन लगाएगा? जो फोर्स ये लगाएगा, दोनों के कारण लगने वाले फोर्सेस को अपन निकालेंगे और सम करेंगे तो नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स ये बात अपन नीचे लिख देंगे फॉर इक्विलिब्रियम भाई किसकी वैल्यू चाहिए? Q की। तो उसको छोड़ के बाकी दोनों से कोई भी ले सकते हैं, दोनों इक्वल है, कोई भी पकड़ लो। तो ये पकड़ लिया। नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? अब इसके लिए अपन क्या करेंगे कि भाई फोर्स निकालेंगे कैपिटल Q पे। नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। कैपिटल Q पे कौन कौन लगाएगा फोर्स? स्मॉल q लगाएगा, कैपिटल Q लगाएगा। पहले कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का फोर्स निकालते हैं अपन कूलम्ब्स लॉ से। फार्मूला होता है q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 है अपना कैपिटल Q, q2 है अपना स्मॉल q, और अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच का डिस्टेंस x by 2। तो x by 2 का स्क्वायर प्लस फिर इसी कैपिटल Q को निकालना है। अब इसके कारण निकाला स्मॉल q कारण, अब निकालेंगे इस कैपिटल Q पे इस कैपिटल Q कारण फोर्स। तो q1 हो जाएगा कैपिटल Q, q2 हो जाएगा कैपिटल Q, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? पूरा x। ये होगा अपॉन में x स्क्वायर। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे अपन? से बोले कोई दिक्कत? अब आप देखिए कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन इधर x by 2 है, x by 2 का स्क्वायर करेंगे। x by 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x का स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यानी अपॉन में आएगा x स्क्वायर बाय 4 प्लस ये कैपिटल Q इनटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। और टारगेट क्या है हमारा? वो दिमाग में रहे, हमें फाइंड करना है स्मॉल q की वैल्यू। तो स्मॉल q अपना टारगेट है। ये अपॉन के अपॉन का 4 पहुंच जाएगा कहां? ऊपर। ये हो जाएगा 4 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन x स्क्वायर। और इसको साइड ले जाओ, जब प्लस के थे धरा के माइनस के हो जाएंगे तो जीरो है ना, इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस कैपिटल Q इनटू कैपिटल Q अपॉन x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि इधर प्लस है इक्वल टू इधर जाके कैसे हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं जो भी कैंसिल हो सकता है, ऐसे कैंसिल कर लो। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, एक कैपिटल Q से कैपिटल Q भी कैंसिल। यहां से बचा 4 स्मॉल q इक्वल टू यहां से बचा माइनस कैपिटल Q, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? स्मॉल q की। तो स्मॉल q इक्वल्स टू क्या होगा? ये 4 जो है इनटू हो रहा था ताकि डिवाइड हो जाएगा, और स्मॉल q की वैल्यू आ जाएगी माइनस कैपिटल Q बाय 4। दैट्स आवर आंसर। माइनस कैपिटल Q बाय 4 कौन सा ऑप्शन था हमारा? ये था ऑप्शन बी। दिस इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम? जिस तरह से हमने देखा कि अगर आपको थर्ड चार्ज के बारे में ये पूछा जाए कि कहां रखा जाएगा इक्विलिब्रियम में हो, तो दोनों फोर्स निकालो, F1 इक्वल टू F2 रखो और x की वैल्यू निकाल लो। और अगर आपसे कहा जाए कि थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो जिसका पूछा उसके अलावा बाकी दो में से कोई भी एक चार्ज अपन ले लें, उस पर नेट फोर्स निकालें, वो नेट फोर्स को इक्वल टू 0 रख दें, तो थर्ड चार्ज की वैल्यू निकाल। क्लियर है कि नहीं?
तो देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और आज के लिए, ये क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो कि अपन ने पढ़ा। 3 चार्जेस, या 3 चार्जेस कौन कौन से? 4 स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पर रखे तीनों चार्जेस इन द पोजीशन की रखी है 0, पहले 4 की पोजीशन है 0, दूसरा कैपिटल क्यू की पोजीशन L/2 और तीसरे स्मॉल क्यू की पोजीशन है R। मतलब रिस्पेक्टिवली लिखा है पोजीशन 4 क्यू की 0 है, कैपिटल क्यू की L/2 है, स्मॉल क्यू की R। एक स्ट्रेट लाइन बना के हैं। इस चीज का आगे फिगर ड्रॉ करना जैसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं। जैसे स्ट्रेट लाइन स्टार्ट हो रही है वो 0, जहां खत्म हो रही है वो L/2 का होगा, ठीक बीच में। ये पोजीशन हो गई। कौन कौन से चार्ज रखे हैं? पोजीशन 0 पर रखा है चार्ज 4 स्मॉल क्यू, पोजीशन L/2 पर चार्ज रखा है कैपिटल क्यू और पोजीशन स्मॉल l पर रखा है चार्ज q। ये फिगर बनकर तैयार हो गया। आपसे कहा है कि the resultant force on small q will be 0। तो स्मॉल q का है ये, इस पर resultant नेट फोर्स उन्होंने क्या दिया 0 होगा। कब? if कैपिटल q इक्वल, मतलब नेट फोर्स किस पे निकालना है? स्मॉल q पे, और उसको इक्वल टू किसके रखना है? 0 के, और सॉल्व करके वैल्यू लानी है किसकी? कैपिटल q की। क्वेश्चन क्लियर है आपके सामने। अब देखिए 0 से लेके r तक का जो टोटल डिस्टेंस है तो है, और ये डिस्टेंस 0 से L/2 तो L/2 है, ये डिस्टेंस भी क्या होगा? ये क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई, फिगर बन गया, काम हमारे लिए आसान हो गया। एक बार फिर क्वेश्चन की रीडिंग देखिए और कर लीजिए। 3 चार्जेस कौन कौन से हैं? 4 स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू। कहां रखे हैं? आर इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में रखे हैं इन द पोजीशन क्या है? 0, L/2 and R respectively। अब आपको रिजल्टेंट फोर्स किस पे निकालना है? स्मॉल क्यू पे, और वो कहां है? इक्वल टू 0। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है? रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल क्यू इक्वल टू 0। अब स्मॉल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स मतलब जो फोर्स लग रहे हैं उनका सम। स्मॉल क्यू पे कौन-कौन फोर्स लगाएगा? 4q और कैपिटल क्यू, दोनों के फोर्स कूलम्ब लॉ से आएंगे, दोनों का सम करेंगे, वो होगा रिजल्टेंट फोर्स। तो स्मॉल क्यू पे 4 स्मॉल क्यू का फोर्स निकालेंगे पहले, तो ये हो जाएगा q1, ये हो जाएगा q2। q1 है 4q, q2 है q, और इनके बीच का डिस्टेंस है कितना? l, तो l का स्क्वायर। यानी प्रॉब्लम प्लस फिर से स्मॉल क्यू पे दूसरा फोर्स कौन लगाएगा? कैपिटल क्यू। ये जो फोर्स लगाया कैपिटल क्यू, तो q1 हो जाएगा कैपिटल क्यू, q2 हो जाएगा स्मॉल क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस l नहीं है, ये डिस्टेंस है L/2। तो स्क्वायर करते हैं डिस्टेंस का, तो L/2 का स्क्वायर होगा, और नेट फोर्स जो भी है नेट फोर्स इक्वल टू 0 रखने को कहा, 0 रख दिया आपने। अब इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, तो 4 स्मॉल q इनटू स्मॉल q अपॉन l स्क्वायर इक्वल रहेगा, प्लस ये कैपिटल Q इनटू स्मॉल q का एज रहेगा अपॉन में L/2 का स्क्वायर। L/2 का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, L का स्क्वायर तो L स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 इक्वल टू 0, और इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं हम 4 स्मॉल q इनटू स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। ये प्लस क्या हो रहा है? इक्वल टू इधर जाके माइनस के हो जाएंगे, तो इक्वल टू, और ये माइनस में हो गया, और ये अपॉन के 4 कहां पहुंचेंगे? ऊपर। ये अपॉन के 4 ना 4 आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 4 कैपिटल Q इनटू स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? इक्वल टू बदल लेंगे, प्लस के बजाय माइनस में हो गया, अब कैंसिल करेंगे, तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल। अब एक इधर बचा स्मॉल q इक्वल टू इधर बचा माइनस कैपिटल Q। स्मॉल q इक्वल टू क्या बचा आपका? अभी आ कर रहा हूं मैं, हमारा स्मॉल q इक्वल टू बचा माइनस कैपिटल Q बेटा, लेकिन वैल्यू कैपिटल Q की पूछी है। कैपिटल Q इक्वल टू क्या होगा? यहां से माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, और कैपिटल Q इक्वल टू हो जाएगा माइनस स्मॉल q। दैट्स आवर आंसर। कैपिटल Q की वैल्यू माइनस स्मॉल q आ गई, जो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो बात समझ में आई कि नहीं? तो ये भी एक कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस का। ठीक है ना? दो तरह के क्वेश्चंस पे बन सकते हैं, या तो ये पूछा जाए कि थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम के लिए कहां रखा जाए, या क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि इक्विलिब्रियम में है, कहां है वो भी बता दिया, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया क्या होगा। तो जो नोट आपको बताया वो डायरेक्ट याद भी रखना कि फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 3 चार्जेस नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज मस्ट बी 0।
तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जिनके लिए बड़ा खौफ रहता था आपके मन में, जो तरीका है हमारा वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कुछ दिनों के अंदर ये आपको मजा आने लगेगा न्यूमेरिकल्स को करने में। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बताने जाएंगे कि जब आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज में अनचार्ज उनको आपस में कांटेक्ट में लाते हैं, चार्जेस की इक्वली शेयरिंग होती है, उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन भी बनते हैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। सत श्री अकाल।